स्टूडेंट, आज क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण कंटेंट चतुर्थ वीडियो, अपना चौथा ये वीडियो है शेखावाटी मिशन 100 का। ये आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कंटेंट है और महत्वपूर्ण कंटेंट डाले जा चुके हैं, आने वाले समय में और भी डाले जाएंगे। तो आज का जो अपना चैप्टर है वो है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी जो हमारा 4 नंबर का चैप्टर होगा, मार्क्स होंगे 4। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, वो साल बतानी है अपन को कि श्रीलंका को स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई। तो 1948 में हुई थी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये ब्रुसेल्स में स्थित है। बेल्जियम में डच भाषी जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो ये फ्लेमिश है, डच भाषी क्षेत्र। श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस सामाजिक समुदाय का है? तो ये सिंहली समुदाय का है श्रीलंका में। बेल्जियम में केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा तीसरे स्तर की सरकार क्या कहलाती है? तो ये सामुदायिक सरकार कहलाती है। श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा 1956 में दिया गया था। निम्न में से किस देश ने 1970 से 1993 के मध्य अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए? तो ये बेल्जियम ने किया था 4 बार संशोधन। सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा। सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा कौन से प्रकार का होता है? ये क्षितिज प्रकार का होता है। सरकार के अंगों में बंटवारा इस तरह से होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये क्षितिज बंटवारा कहलाता है। इस प्रकार का बंटवारा होता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो ये बंटवारा ऊर्ध्वाधर प्रकार का कहलाता है। तो ये क्षितिज बंटवारा हुआ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोग अधिक समृद्ध और ताकतवर हैं, तो फ्रेंच भरेंगे। श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत 2009 में हुआ था। लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कुछ संगठित समूह होते हैं, उन्हें हित समूह कहते हैं। लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत यह है कि संपूर्ण जो राजनीतिक शक्ति का स्रोत है वो जनता है। तो जनता शब्द भर देंगे इसमें हम। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत का दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु, उसके तट से कुछ ही दूरी पे है श्रीलंका। बेल्जियम में समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध जैसा ही लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। तो एक छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि गृह युद्ध किसे कहते हैं? तो किसी भी देश में किसी भी देश में सरकार विरोधी समूह, यानी सरकार की से विरोधी विचार रखने वाले जो समूह हैं वो हिंसक रूप में, लड़ाई के रूप में मोड में आ जाएं और ऐसा लगे कि जैसे युद्ध ही हो रहा है, तो वह गृह युद्ध कहलाता है। देश के अंदर होने वाली संघर्ष है वो। अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे अब अपने। अति लघुत्रात्मक, श्रीलंका की तमिल समस्या के कोई 2 कारण बताने हैं। तो सरकारी नौकरियों में सिंहली लोगों को प्राथमिकता देना, पहला कारण। सिंहलियों को राजभाषा का दर्जा देना, यानी सिंहली लोग हैं वो बोलते हैं सिंहली भाषा, तो सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वो बेल्जियम में फ्रेंच भाषी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वोलोनिया कहा जाता है। श्रीलंका में हिंदुस्तानी तमिल हैं, वो कौन है? हिंदुस्तानी तमिल औपनिवेशिक शासन काल में, जब भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था, उस काल को औपनिवेशिक काल कहा जाता है। तो औपनिवेशिक काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान हिंदुस्तानी तमिल कहलाते हैं। सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण से क्या आशय है?
उच्चतर निम्नतर में जो सत्ता का बंटवारा होता है, ऊर्ध्वाधर वितरण पीछे आपको बताया जा चुका है। इस प्रकार से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ये सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा है। उच्चतर से निम्नतर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व पे जोर देता है। सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क है वो सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व पे बल देता है, यानी लोकतंत्र की आत्मा है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का युक्ति परक जो तर्क है वो क्या कहता है कि सत्ता की साझेदारी का जो युक्तिपरक तर्क है वो लाभकर परिणामों पर जोर देता है। तो सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि सरकार के विभिन्न अंगों और स्तरों पर शक्तियों का विभाजन। अंग ऐसे हुए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और स्तर ऐसे हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो विभिन्न सरकार के विभिन्न अंग और स्तर दोनों पर शक्तियों का बंटवारा हो तो उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। बेल्जियम में कितने भाषी लोग निवास करते हैं? तो यहाँ बेल्जियम में 59% हैं वो डच हैं, 40% हैं वो फ्रेंच हैं और 1% हैं वो जर्मन भाषी लोग निवास करते हैं। अब हमारे लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्नों में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी निम्न कारकों से जरूरी है। कौन से कारक हैं वो? सामाजिक समूह के मध्य टकराव कम हो जाता है। अगर सत्ता का बंटवारा हो जाए तो विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव नहीं होगा। ये दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। सभी के हितों की सुरक्षा हो जाती है। इसमें पोषक प्रणाली है। स्थानीय स्वशासन का विकास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हो जाती है। यहाँ योग्य एवं कुशल शासन व्यवस्था हो जाती है लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा होने से। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? तो ये 4 रूप बताए गए हैं कि एक ही सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, सरकार के विभिन्न स्तर जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारों के मध्य सत्ता का विभाजन, विभिन्न सामाजिक समूह के बीच जैसे धार्मिक समूह हो, भाषीय समूह हो, आदिवासी समूह हो, पिछड़े समूह हो या अल्पसंख्यक समूह हो, तो इनके बीच सत्ता का विभाजन हो जाए तो उसे कहेंगे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच विभाजन। विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव समूह, किसानों, औद्योगिक मजदूरों एवं आंदोलनों के मध्य सत्ता का विभाजन। इस प्रकार से 4 प्रकार से सत्ता का विभाजन हो सकता है। बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है? उस देश का नाम बताइए जहाँ बहुसंख्यकवाद है। तो बहुसंख्यकवाद का आशय है कि बहुसंख्यक समुदाय को मन चाहे ढंग से शासन करने का अधिकार मिल जाए। इसमें बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों की इच्छाओं। बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है? उस देश का नाम बताना है जहाँ बहुसंख्यकवाद हो। जैसे हमने पढ़ा कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद था, तो हम देख लेते हैं बहुसंख्यकवाद क्या है। बहुसंख्यकवाद से आशय है कि बहुसंख्यक समुदाय को मन चाहे ढंग से शासन करने का अधिकार मिल जाता है। इसमें बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों, बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों की जो इच्छाएं हैं और आवश्यकताएं हैं उनकी अवहेलना कर दी जाती है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद देखने को मिलता है जहां सियाली लोगों को ऐसे अधिकार मिले हुए हैं और उनका वर्चस्व बना रहता है। श्रीलंका में तमिलों की प्रमुख मांगें क्या है? श्रीलंका में जो तमिल हैं उनकी प्रमुख मांग क्या है? तो श्रीलंका सरकार के समक्ष तमिलों की निम्न मांग है कि तमिल भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए, क्योंकि वहाँ सियाली भाषा को ही राजभाषा का दर्जा है। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में तमिलों को सियाली लोगों के समान ही अवसर दिया जाए, ये भी उनकी मांग है। तमिल बहुल क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान की जाए, तो ये भी उनकी मांग है। तो ये प्रमुख मांग है तमिल लोगों की। भिन्न सामाजिक समूह के मध्य सत्ता के बंटवारे के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो बेल्जियम में जो सामुदायिक संगठन है उसका, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का गठन किया गया है सत्ता का बंटवारा करने के लिए। भारत में सामाजिक रूप में कमजोर समुदायों और महिलाओं को विधायिका तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये उदाहरण है अपने
नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है संघवाद। संघवाद जो 4 अंक का होगा, इसमें अंक विभाजन इस प्रकार से होगा अपना, जो विषय किसी भी सूची में नहीं आते वे किसके अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। ये प्रश्न बड़ा ही ध्यान से पढ़ना है हमें। जो विषय किसी भी सूची में नहीं आते वो अवशिष्ट विषय कहलाते हैं, और वह अवशिष्ट विषयों पे कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार का होता है, अतः वो संघ सूची में चले जाते हैं। ये उसकी पावर केंद्रीय संसद के पास जाती है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। साथ आकर संघ बनाने वाला देश है तो ये अमेरिका भी है, स्विट्जरलैंड भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। हमारा आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो ये हमारी 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाने वाला राज्य नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है। तो असम, नागालैंड, मिजोरम ये सब तो हैं, उत्तर पूर्व स्टेट हैं। तो ये अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। तो इसमें उत्तराखंड नहीं है, उत्तराखंड राज्य है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का नहीं है? तो समवर्ती सूची वो सूची जिसपे केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। तो ये सूची इसमें आते हैं शिक्षा, वन, मजदूर संघ, ये सब आ जाते हैं। तो प्रतिरक्षा यानी रक्षा से संबंधित जो विषय है वो केंद्रीय सूची यानी संघीय सूची में आते हैं। तो ये प्रतिरक्षा जो विषय है ये समवर्ती सूची में नहीं है। नई शब्द पे ध्यान देना है हमें। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य विवादों का निपटारा कौन करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। इस प्रकार की पावर सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है कि केंद्र और राज्य के मध्य अगर किसी विषय पे विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उन विवादों का निपटारा करता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है भारत में ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पंचायती राज। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी हमें। भारत में सत्ता के वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक प्रमुख कदम कब उठाया गया? 1992 में। तो 1992 में साल दी गई है। तो 1992 में सत्ता का जो विकेंद्रीकरण किया गया उस दिशा में एक प्रमुख कदम था, क्योंकि 1992 में 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन पारित करके पंचायती राज यानी गांवों की सरकार को और शहरों की सरकार को शक्तियों का बंटवारा किया गया था। इसलिए ये विकेंद्रीकरण की दिशा में उठाया गया प्रमुख कदम है। अपना रिक्त स्थान है को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों और उनके अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। तो अपने रिक्त स्थान में राज्य शब्द आ जाएगा। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए क्या जरूरी है? राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने, यहाँ कर भरेंगे, कर लगाने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है एक और अधिक राजनीतिक दलों का साथ मिलकर जो बनाई गई सरकार होती है उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। यानी एक से अधिक राजनीतिक दल साथ मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ 44% लोगों द्वारा ही बोली जाती है। नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहते हैं। तो ये मेयर शब्द भरेंगे। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा और राष्ट्रीय महत्व के विषय संघ सूची में शामिल होते।
तो संघ सूची के विषय हैं प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा और राष्ट्रीय महत्व के जितने भी विषय हैं वो संघ सूची में आते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है अब हमारे। एकात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं। संघीय शासन व्यवस्था कितने तरीकों से गठित होती है? तो संघीय शासन व्यवस्था 2 तरीकों से गठित होती है। एक तो साथ आकर संघ बनाना और एक बड़े देश द्वारा विभिन्न राज्यों का गठन कर संघीय व्यवस्था बनाना। जैसे ऐसे समझ सकते हैं हम साथ आकर, जैसे अमेरिका में साथ आए 50 छोटे छोटे देश राज्य या वो एक संघ बना लिया। भारत में भारत खुद एक बड़ा देश था और उसने अपने को राज्यों में बांटा और फिर संघ बनाया। तो ये 2 प्रकार की संघ व्यवस्था हुई। एक तो साथ आकर, तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में इसी प्रकार की संघीय व्यवस्था है। भारत में इसी पर दूसरे नंबर की संघीय व्यवस्था है, यानी बड़े देश द्वारा विविध राज्यों का गठन करके फिर संघ बनाना। संघवाद से क्या आशय है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने। लोकतंत्र में शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर बंटवारा होता है उसे संघवाद कहते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न संघवाद। लोकतंत्र में शासन के विभिन्न स्तरों के बीच विभिन्न स्तर, ऊर्ध्वाधर बंटवारा, जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, ये बंटवारा होता है, ये संघवाद है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं? तो भारत में पंचायती राज के 3 स्तर। ग्राम स्तर है सबसे निचला स्तर, गांव की पंचायत। खंड स्तर बीच का स्तर, पंचायत समिति, ब्लॉक। जिला स्तर या जिला परिषद। तो ये 3 स्तर हैं भारत में पंचायती राज के। जिला, पंचायत समिति और गांव। गांव की सरकार, पंचायत समिति और जिला परिषद। सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ समझाना है। सत्ता के विकेंद्रीकरण, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य सूची में कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं? पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय राज्य सूची में शामिल होते हैं। भाषाई राज्यों के गठन से होने वाले किन्हीं 2 लाभ बताने हैं। तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से देश में एकीकृत और सशक्त हुआ है। देश में एकता और अखंडता बनी रही है, साथ ही सशक्त भी हुआ है। इससे प्रशासन भी पहले से अधिक सुविधाजनक हो गया है। केंद्र शासित प्रदेशों से आप क्या समझते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों से आप क्या समझते हैं? तो वे प्रांत जो अपने छोटे आकार की वजह से स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते या राज्य नहीं बन सकते, तो उनका किसी मौजूद प्रांत में विलय भी संभव नहीं होता, तो इसलिए उनको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। यानी उनका जो शासन है वो सीधे केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। सीधी और सरल भाषा में कहें तो ये है कि उनका जो शासन और प्रशासन है वो सीधे केंद्र सरकार के हाथ से चलाया जाता है। संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता, तो संघीय सरकार की विशेषता निम्न है। सरकार द्विस्तरीय होती है, अलग अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं, अस्तित्व और प्राधिकार की संवैधानिक इनमें गारंटी होती है। सरकार संविधान के मौलिक प्रावधान में संशोधन दोनों स्तरों की सहमति से ही संभव है। न्यायालय की इसमें सर्वोच्चता होती है और वित्तीय स्वायत्तता भी होती है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच या मूल भाव क्या होता है? सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच या मूल भाव क्या है? तो इसके पीछे मूल भाव है कि स्थानीय जो समस्याएं हैं या मुद्दे हैं उनका समाधान बेहतर तरीके से हो सकता है, बजट का उचित उपयोग हो सकता है, जनता की जो प्रशासन में भागीदारी है वो सीधी हो सकती है। सब शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को साकार करने में भी सबसे अच्छा तरीका होता है। तो ग्राम स्तर पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है, ग्राम पंचायत पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है। तो प्रत्येक गाँव के समूह की एक पंचायत होती है, उसे ग्राम पंचायत कहते हैं।
ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच और वार्डों के सदस्यों को पंच कहा जाता है। सरपंच या पंचों का चुनाव ग्राम सभा के जो वयस्क मतदाता होते हैं और जिनका मतदाता सूची में नाम होता है उनके द्वारा होता है। ग्राम पंचायत गांव के लिए फैसला लेने वाली संस्था होती है। ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा होती है जो पंचायत का सारा कार्य देखती है और ग्राम के समस्त मतदाता उसके सदस्य होते हैं, जिनकी बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार या 3 बार होती है। सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में सन 1992 में भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम क्या है? वो जो कदम 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन पारित किया गया और इससे स्थानीय निकाय थे या स्थानीय जो शासन व्यवस्था थी उनको अधिकार मिले। तो स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए नियमित समय पर चुनाव करवाने की संवैधानिक बाध्यता कर दी। स्थानीय निकायों के चुनाव में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया। स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने के लिए स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का गठन कर दिया। राज्य सरकारों द्वारा अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन निकायों को देना था। कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी, यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए होती हैं स्थानीय सरकारों में। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो 2009 से यहाँ महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं। स्थानीय शासन व्यवस्था में भारत की भाषा नीति को समझाना है। निम्न बिंदुओं द्वारा भारत की भाषा नीति स्पष्ट होती है कि संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है। हिंदी को राजभाषा माना गया है, लेकिन अन्य भाषाओं के संरक्षण के उपाय भी किए गए हैं। राज्यों की अपनी राजभाषाएं हैं। केंद्र सरकार के किसी पद की परीक्षा उम्मीदवार अपनी पसंद की भाषा, जिसका उल्लेख संविधान के 8वीं सूची में हो, दे सकता है, बशर्ते आवेदन में उसका विकल्प होना जरूरी है। ये शेखावटी मिशन 100 के PDF नोट्स का हमने बहुत ही सरल भाषा में सहज तरीके से विश्लेषण किया। आपके लिए एग्जाम की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया गया। आने वाले समय में आपके लिए और तैयार किए जाएंगे। अतः लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।